एवरीवन, दिस इज आशा दुबे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट बायो के डायग्राम्स के बारे में। बायो के डायग्राम से रिलेटेड हम 2 वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो डायग्राम से बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई सीबीएसई हमारे क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर को बनाता है उनका कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर चेंज हो रहा है तो उनका फेवरेट टॉपिक भी चेंज हुआ तो वो अलग से कहीं से नया क्वेश्चन बना के देने लगेगा। वो पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन सीबीएसई की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने पैटर्न को चेंज करते रहते हैं। तो हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला हमारा चैप्टर बायो का है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से कितने हमारे जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है डायग्राम के बेसिस से। तो हम सबसे पहली बात करते हैं डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि न्यूट्रिशन हो रहा था, तो अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है इनका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हार्ट का डायग्राम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डायग्राम्स स्किप किए गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं विद डाइजेशन ऑफ अमीबा। यहां से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत टिपिकल डायग्राम नहीं है तो इसीलिए आपको क्या है ये ड्रॉ करने को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन बेस भी पूछेगा कि ए हटा दे, सी को हटा दे और ई को हटा दे, तो इन प्रोसेस के नाम बताओ आप कि ए क्या है, सी क्या है या फिर ई क्या है। तो हम इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि अमीबा में किस तरीके का डाइजेशन होता है। हमें पता है ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इधर भी प्रेजेंट होता है, तो मींस क्या है, ये स्टेप वाइज डाइजेशन करेंगे। पहला होता है इजेशन, इंजेशन, खाने को लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको धीरे धीरे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उनको फाइनली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, दैट इज इजेशन। ये चीज अमीबा में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम फूड को इनगल्फ करते हैं, माउथ में लिया फूड को, ये रही हमारी फूड पाइप। फूड पाइप में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इधर से क्या होगा, माउथ से जब डाइजेशन हो जाता है 30%, तो हमारा जो फूड है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आके पहुंचता है। अब यहां से क्या है कि लेबल्ड नहीं है तो हम इसको लेबल्ड करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये 10th वाला क्या है। 10th वाला दिया हुआ है लीवर। अगर आपने पढ़ा हुआ है ढंग से तो लेबल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फर्स्ट वन इज द स्टमक, जिधर क्या होता है 4 to 5 आवर्स तक फूड स्टोर होता है, यहाँ पे कुछ डाइजेशन होगा, प्रोटीन का मेनली डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। सेकेंड है हमारा बाइल डक्ट, जिसके थ्रू बाइल क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। 9th गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है, बाइल का सिक्रीशन होता है, बाइल का फॉर्मेशन होगा। ये रहा हमारा पैनक्रियाज और दिस वन इज अपेंडिक्स, जिसका यूज अब के टाइम में खत्म हो चुका है। 6 है हमारा रेक्टम, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं। 11th है एनस,
जिधर से डिस्चार्ज होता है। फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड बचता है ये थर्ड वाला। तो थर्ड क्या है, ये डिओडेनम को दिखा रहा है, ठीक है। जो ये यहां से स्टमक है, स्टमक का जो पार्ट इधर से आके एंटर कर रहा है, ये उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी टिपिकल नहीं है, स्टार्टिंग से ही हम जब ईयर स्टार्ट होता है तब से पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको लेबल करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर इसको ड्रॉ करने को भी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आप इसको वेल लेबल डायग्राम्स के थ्रू दिखा सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से इन्वॉल्व होती है गैसेस। कहानी शुरू होती है नेजल कैविटी से। यहाँ पे होता है नाजल कैविटी। फिर है ये हमारा है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों का ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से फूड और एयर दोनों ही जाते हैं। फिर क्यू वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है लैरिंग्स, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। आर है हमारा ट्रैकिया। एंड हम एस की बात करते हैं तो ये लंग्स को दिखा रहा है। हम टी की बात करते हैं, ये ब्रोंकाई को दिखा रहे हैं। एंड हम यू की बात करते हैं तो ये रिब्स को डिनोट कर रहा है। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं, ये ब्रोंकाई फर्दर जाके ऐसे ब्रांच में ऐसे से ओपन होता है, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है लास्ट में, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को हम बोलते हैं साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। यहीं पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारी पूरी बॉडी से, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ भेजा जाता है, और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को यहाँ पे ले जाके पहुंचाया जाएगा एल्वियोलाई पे, और फिर जो हमारा ब्लड होता है इसको इधर से कैरी करेगा और हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इससे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ऐसे फिगर देगा, लेबल करो कि क्या चीज यहाँ पे, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, ठीक है। लेबल करने को भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, फूड पाइप कौन सा है इसमें, या फिर सॉरी नॉट फूड पाइप, यहाँ पे कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप क्या है, लैरिंग्स के बारे में पूछ लेगा कि विंड पाइप कौन सी है। तो अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे विथ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है, आप लेबल करना सीख जाओ, फिर हम क्वेश्चंस पे भी अपनी कमांड बना लेंगे। तो सबसे पहला ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये होता है हमारा पल्मोनरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इनका काम क्या होता है, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स तक। ये जो रेड कलर से दिख रहा है, दिस इज एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी जिसको बोलते हैं। ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती हैं। फिर इधर फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है ये राइट वेंट्रिकल है। फोर्थ की हम बात करते हैं, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। थर्ड की हम बात करते हैं, दिस इज, ये भी एक वॉल प्रेजेंट है। फिर इस फिगर में बात करते हैं, ये होती है हमारी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारी आउटर बॉडी, जो अपर बॉडी पार्ट है और जो लोअर बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है सुपीरियर वेना केवा, एंड जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो हमारी लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। तो ये हो गई सुपीरियर वेना केवा एंड ये है इंफीरियर वेना केवा।
फिर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ है हमारा राइट एट्रियम। सेकेंड डन। ये फर्स्ट की बात हमने यहां से की, पल्मोनरी आर्टरी, ये इधर दिख रहा है, इधर भी सेम वही चीज पूछी गई है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर से उठाना और फिर इसको लंग्स में ले जाना। लंग्स में क्या काम होगा, प्योरिफिकेशन होगा। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो उधर वो प्योरीफाई होगा। फिर हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स, जो पल्मोनरी आर्टरी इधर से ले जा रही है लंग्स में ब्लड को, ठीक है, फॉर द प्योरिफिकेशन। तो प्योरीफाई होने के बाद किसी को तो लाना पड़ेगा, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, लंग से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और इधर से लेफ्ट एट्रियम में, ये फिफ्थ वाला है आपका, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में देती हैं और फिर इधर से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। 6 वाला जो फिगर दिया हुआ है ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, दिस इज सेप्टम। आई होप ये चीज क्लियर होगी। यहां से भी क्या है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चंस आते हैं। या फिर हम बात करें डबल सर्कुलेशन से, वहां से आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है और किसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और किसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस डायग्राम को काफी जाना पहचाना डायग्राम है, ये है हमारी किडनी, ठीक है, काफी कीमती है। फिर हम बात करते हैं इस थर्ड वन की, ये है हमारा पाउच, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। एंड फोर्थ है यूरेथ्रा, ओपनिंग। एंड ये फर्स्ट वन है यूरेटर, जो पाइप है, इधर किडनी से यूरिन इसी पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है यूरिन, एंड जब अर्ज होती है तो इधर से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वहां से पूछा जाता है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। इधर इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, ब्रेन का डायग्राम एंड हॉर्मोन्स के डायग्राम के बारे में। हार्मोन डायग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा से ज्यादा हम दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन में आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एक एक ग्लैंड्स को दिखाओ, ठीक है, हमेशा लेबल डायग्राम ही आज तक पूछे गए हैं। अब बाकी पता नहीं इस साल क्या पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्राई किससे करेंगे कि हर एक डायग्राम को लेबल कर लें। ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहला न्यूरॉन के बारे में हमें पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इसको ड्रॉ करने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सेल बॉडी, यहां से हम दिखाते हैं डेंड्राइट्स को, ठीक है, यू कैन सी हियर, ये डेंड्राइट्स है। और फिर ये एक्सॉन जाती है इधर, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है जहां पे क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। अगर ड्रॉ करने को पूछे तो वेरी इजी, कई बार आप तो अपने प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, हर एक जगह पे आपके टीचर ने ये फिगर आपको दिया ही होगा। तो इसको समझते कैसे है, ये हमारी सेल बॉडी होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सूखे हुए डाल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। और फिर ये जो पाइप होती है इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के बीच में क्या होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये वाले, इसको हम बोलते हैं, यहाँ ये माइलिन की शीथ है, माइलिन की शीथ से पूरा एक्सॉन कवर्ड होता है, बीच बीच में कुछ स्पेस खाली होते हैं जिसको हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। एंड लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल पे, मींस जहाँ पे एक्सॉन एंड हो रहा है वहां पे कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम सिनेप्टिक बल्ब्स बोलते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क,
यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग पूछे जाते हैं। किस तरीके से? आपसे क्वेश्चंस बेस्ड इस तरीके से होगा कि अगर किसी ने आपको पिन चुभा दी, ठीक है, वहां से आप क्या करते हो, अपने हैंड को तुरंत विड्रॉ कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? और जो हैंड विड्रॉ हम कर रहे हैं, ये जो एक्शन हुआ वहां पे, सॉरी, जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं वहां पे कौन सा एक्शन काम करता है, तो वो बात आती है कि रिफ्लेक्स आर्क वहां पे काम करता है। किस तरीके से काम करेगा? सपोज दैट हॉट पैन पे हाथ चला गया, ठीक, ये रहा हमारा स्टिमुलस, तो क्या हाथ को वहीं पे छोड़ दोगे सिकने के लिए या फिर कुछ रिस्पॉन्स दोगे? ऑफ कोर्स भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम रिस्पॉन्स देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारी बॉडी में एक अच्छा खासा नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन को हमारे बेकार नहीं जाने देगा, तो वो हेल्प करेगा। किस तरीके से? स्टिमुलस मिला कि हॉट पैन पे हाथ चला गया गलती से, वो स्टिमुलस था। स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? हमारी स्किन ने। स्किन ने रिसीव किया, स्किन हो गई रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे की तरफ ट्रांसमिट होती है हमारे सेंसरी न्यूरॉन के पास। अब ये सेंसरी न्यूरॉन ये जो रिस्पॉन्स मिला है इसको भेजेगा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से वो चीज अब इंफॉर्मेशन उठाएगा मोटर न्यूरॉन। आपको पता होना चाहिए न्यूरॉन के दो टाइप प्रेजेंट होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। तो जो स्टिमुलस मिला मींस हॉट पैन पे हाथ गया, ये था हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस को फील किया रिसेप्टर ने, दैट इज आवर स्किन। अब स्किन से ये चीज सेंसरी न्यूरॉन उठाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत मोटर न्यूरॉन कहेगा पुल बैक योर हैंड। अब ये जो पुलिंग बैक योर हैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस मिला था उसका रिस्पॉन्स हम क्या दे रहे हैं? पुलिंग बैक योर हैंड, हाथ को पीछे खींच रहे हैं। तो यही ये रिस्पॉन्स मिला। और जो ये प्रोसेस हो रहा है कि किसी ने पिन चुभा दी, हाथ हटा लिया तुरंत, हॉट पैन पे हाथ गया तो विड्रॉ कर लिया तुरंत, ठीक। तो ये जो सारा काम हो रहा है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को ड्रॉ करने को पूछा जा सकता है तो डायरेक्टली आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो? सपोज दैट हॉट पैन है, कोई भी चीज है, इधर से स्किन तक गया। हॉट पैन क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस से ये रिसीव किया रिसेप्टर ने, फिर रिसेप्टर ने ये चीज भेजी, ये सेंसरी न्यूरॉन इसको कलेक्ट करेगा, सेंसरी न्यूरॉन, एंड देन ये चीज जा रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन, ये जो आप देख रहे हो ठीक है, यहां पे ये ले जाने वाला काम यहीं तक हुआ। और जो कहानी है वो कहाँ की है? स्पाइनल कॉर्ड की, कि स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा है, ये चीज हमारे रिफ्लेक्स में है। स्पाइनल कॉर्ड के पास पता चलता है कि हाथ को पीछे हटाना है। तो अब ये वापस ऐसा नहीं होगा कि सेंसरी न्यूरॉन जाएगा फिर स्किन को ये रिस्पॉन्स बताएगा फिर ये हटाएगा हाथ को, ऐसा नहीं होना है। हॉट पैन पे हाथ गया, स्किन ने रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि सेंसरी तुम रेस्ट करो, ये काम अब मोटर न्यूरॉन करेगा कि जाके उसको वो मैसेज दे कि उसे क्या काम करना है। तो अब मोटर न्यूरॉन से ये चीज जाती है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, पुलिंग बैक योर हैंड। तो ये हमारा रिस्पॉन्स था। ये चीज क्लियर है। और ये जो पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, ये रिफ्लेक्स आर्क का है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी ड्रॉ करने के लिए नहीं देगा कि आप चलो उतना टाइम वेस्ट करो अपना, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपसे कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करने को दे दे, या फिर इधर से भी लेबल डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ ले ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसे पता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन की। सबसे पहले हमें ये पता है यहाँ लोब दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी एक्शंस कर रहे होते हैं, वो कौन से पार्ट्स कराते हैं? जो फ्रंटल लोब है ये क्या चीज कंट्रोल करते हैं? फ्रंटल लोब का काम होता है कंट्रोल करना कि हम क्या चीजें बोल रहे हैं,
ठीक है, स्पीच को कंट्रोल करेंगे। जो हायर मेंटल एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने का काम भी फ्रंटल लोब का होता है। जो हमारी फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज होती है उनको भी कंट्रोल करने का काम होता है फ्रंटल लोब का। नेक्स्ट पैराइटल लोब आता है। पैराइटल लोब का काम क्या है कि हम क्या चीजें टच को, स्मेल को, टेस्ट को, टेम्परेचर को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम होता है पैराइटल लोब का। ऑसिपिटल लोब का काम होता है कंट्रोल साइट, वहीं पे टेम्पोरल लोब का काम होता है कंट्रोल हियरिंग। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जानते हैं, और ये जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यहां से हम देख सकते हैं। फिर इधर भी पार्ट दिए हुए हैं कि ब्रेन के देखो पार्ट्स दे दिए हैं। फोर ब्रेन होता है, यहीं पे ये रहा हमारा मिड ब्रेन, और फिर इधर रहा हाइंड ब्रेन। ये पार्ट फोर ब्रेन का पार्ट, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ लेबल करने को पूछे जाएंगे या फिर पैरा में करके दिए गए होते हैं, तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। एंड प्लीज पेन एंड पेपर के साथ इन सारे डायग्राम्स को एक एक बार प्रैक्टिस कर डालिए। जो भी नेम है, अगर ड्रॉ करने को नहीं देगा तो भी आपसे नाम तो पूछा जाएगा, और नाम करने के लिए, ठीक है, नाम लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको पेन और पेपर के साथ बैठना होगा। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, आप फोकस के साथ भी बैठो। तो पेन, पेपर, फोकस तीनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है हमारा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स में आपको ड्रॉ करने को नहीं कहेगा कि भैया सारा कुछ ड्रॉ करो और जितने ग्लैंड्स हैं उनको भी ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या होगा, नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं और हार्मोन रिलीज कौन सा हो रहा है वो। तो ये खुद वो ड्रॉ करके देंगे, ये उनकी मेहनत है, आपकी मेहनत नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको ये चीज इतनी अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि कहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है और कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नहीं पता है, ठीक है, आपको बताना है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो लर्न होगा फिर तो बता पाओगे, तो जब पढ़े नहीं रहोगे तो नहीं बता मिलेगा। इधर है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं हमारे पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम बात करते हैं, सेकंड दिया है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन। फिर आता है ये पार्ट हार्मोन्स वाला। यहां से आपको डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं देगा, ठीक है, कि आप चलो पूरा एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड ड्रॉ करो, कौन सा हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा है, ये सारी चीजें बताओ। हाँ, क्या पूछेगा, वो खुद अपनी मेहनत करेगा, डायग्राम ड्रॉ करके देगा। बाकी उसको क्या करना है, टेस्ट करना है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपकी नॉलेज कितनी है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे इधर गिवन है नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछ सकता है कि आप बताओ यहाँ पे, जैसे थर्ड वाला है, ठीक है, तो थर्ड इधर गायब है, आपको बताना है कि थर्ड वाला यहाँ से ये कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इधर से गायब है, बस इनका एक हिंट आपको दिया हुआ है कि ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। तो हमें पता है ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड थायराइड ग्लैंड, हिंट गिवन है, एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, पढ़े रहोगे तो पक्का कर लोगे, वरना बहुत मुश्किल है। सेकंड है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में ना तो एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, ना ही कौन सा ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके बारे में दिया है। तो हमें पता है ये जो किडनी है हमारी, कॉमन सेंस है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हमें पता है एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो यहां से हो जाएंगे ये एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट कौन सा हार्मोन करता है, सिक्रीट करता है एड्रीनैलिन। फोर्थ है यहाँ पे कौन सा ये ग्लैंड है, ये है हमारा टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस सिक्रीट क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं
नया चैप्टर रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सेल डिवीजन पूछा जा सकता है कि अमीबा में सेल डिवीजन किस तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैसे होता है। बडिंग भी इंपॉर्टेंट है। सेल डिफरेंशिएशन प्लेनेरिया में किस तरीके का होगा। फिर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मून जो भी बना सकते हैं आप उसको कर लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपसे ड्रॉ करने को नहीं पूछ रहा है तो 100% श्योरिटी है हर साल इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बेस्ड बन जाएगा या फिर लेबल करने को पूछा जा सकता है, बट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों को कर लेते हैं। ये है हमारा अमीबा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। हमें पता है अमीबा में होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। फिजन मतलब कोई चीज टूटेगी। कितने पार्ट में टूट रही है? बाइनरी मतलब एक से दो बनेंगे। तो यहाँ देखो बन भी रहा है। एक अमीबिक सेल था, सेल का क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियस इलोंगेट होता है। न्यूक्लियस एक सेल में, एक टाइम पे आप ऐसी स्थिति भी देखोगे कि एक सेल में हमारे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी जहां पे सेल भी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक पेरेंट से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ये होता है अमीबा में बाइनरी फिजन। फिर हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा में होती है बडिंग। मीन्स क्या है, बड के फॉर्मेशन से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स एक पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से बड का फॉर्मेशन होगा और उसी बड से नया प्रोजनी बन जाएगा। कैसे? पेरेंट हाइड्रा थी, इसकी बॉडी में कहीं पे भी एक एक्सटेंशन निकलेगा दैट इज बड, और बड का धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा। बड डेवलप करना स्टार्ट करेगी, फिर इधर डेवलप कर रही है। अब यहाँ से आपको दिखने लगेगा कि एक नया बड बन गया, लेकिन ये तब तक पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते हैं जब तक ये फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाते। आफ्टर फुल्ली मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, प्लांट बॉडी से डिटैच कर दिया जाता है जहां पे नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया बडिंग का। फिर हम बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है प्लेनेरिया में। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक पेरेंट प्लेनेरिया है, आपने इसको क्या किया, टू पार्ट्स में कट कर दिया, कहीं से भी कट कर दो टू पार्ट्स में। फिर क्या होता है, क्या ये वापस से बन जाएगा नया पेरेंट या फिर ये नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा? तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है प्लेनेरिया में प्रेजेंट होता है रीजेनरेशन। जेनरेशन, ठीक है। प्लेनेरिया में प्रेजेंट होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या करते हैं, प्लेनेरिया को जितने भी पार्ट में, जितनी आपकी इच्छा उतने पार्ट्स में कट कर दो। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे फ्रेगमेंटेड प्लेनेरिया, जितने भी फ्रेगमेंट्स रहते हैं प्लेनेरिया के, ये एक नया डॉटर प्लेनेरिया बना लेते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों में हो गया। इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ लेगा कि जो पाथवे है स्पर्म का, किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका पाथवे बताओ कि वो पेनिस के थ्रू कैसे इजैकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। पहले तो ये फिगर दे देगा जो लेबल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो लेबल तो आपको खुद करना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस गिवन रहेंगे उनके आंसर्स भी आपको देने हैं कि यहाँ से पूछा क्या जा सकता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आप बताओ। तो अगर हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये रहा हमारा फैलोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग, एग का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो ये रही हमारी ओवरी, इधर होता है प्रोडक्शन ऑफ एग। अगर हम बात कर ले साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कि जो हमारा एम्ब्रियो बना, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बना, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो क्या इसी फैलोपियन ट्यूब में होगा? बिल्कुल नहीं। इसका इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट आ जाता है इधर यूट्रस में, और यूट्रस क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन।
फिर अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म की एंट्री किधर से होती है, तो ये रहा वेजाइना, वेजाइना के थ्रू होता है ये साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताओ अलग अलग तरह से, और आपको नाम भी खुद लिखना होगा और लेबल्ड भी करना होगा कि किस जगह पे कौन सा पार्ट है, ठीक है, ये चीज भी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बहुत खास ऐसे डायग्राम नहीं है ये सारी चीजें, ये तो क्या है, ये आपको एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने लॉ दिए थे ये उसी पे बेस्ड है, तो अगर लॉ याद है तो ये करना आसान ही है। डायहाइब्रिड क्रॉस दे देगा, और एक ऐसा क्रॉस हमारी बुक में दिया हुआ है जहां पे मेल एंड फीमेल में क्रॉस कराया जाता है और वहां से क्या होगा, एक बॉय एक गर्ल का जन्म होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से है। सबसे पहली बात आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि हम एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट। तो सबसे पहले हम हाइट को लेके चलते हैं। हाइट का ट्रेट क्या है, टॉल एंड डॉर्फ। एक टॉल कैरेक्टर, एक टॉल ट्रेट ले रहा है, एक डॉर्फ ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंटल जनरेशन थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने प्योर कैरेक्टर लिया, तो गैमीट बनता है कैपिटल टी से कैपिटल टी का, एंड स्मॉल टी से स्मॉल टी का, दोनों का क्रॉस कराया, हमें एक हाइब्रिड मिलता है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम इनकी मेटिंग करा देते हैं। F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गया, सारे टॉल प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब हमें F2 जनरेशन में देखना है कि क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मेटिंग करा दिया गया, सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग के बाद हमें फिर T और ये मिला। फिर अब हम इनका क्रॉस कराते हैं, तो ये कैपिटल T इन वाले कैपिटल T से मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल टी से, इधर का स्मॉल टी इसके कैपिटल से, इनका स्मॉल टी इनके स्मॉल टी से। तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, एक मिलता है प्योर कैपिटल टी दिस, एक मिलेगा हाइब्रिड, फिर मिलेगा हाइब्रिड, एंड एक मिलता है प्योर डॉर्फ, ये वाला, ठीक है। दो हाइब्रिड मिलते हैं, एक प्योर टॉल मिलता है, एक प्योर डॉर्फ मिलता है। तो अगर हम इनके जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप में क्या है, एक ही प्योर टॉल है, दो हाइब्रिड है मिक्सिंग, और एक क्या है, डॉर्फ है, तो 1:2:1 मिलता है। अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, तो दिखने में कैसे है, हाइब्रिड वाले भी तो टॉल है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमें तीन टॉल मिलते हैं, एंड 1 जो मिलता है वो डॉर्फ मिलता है, ठीक है। टॉल और डॉर्फ का रेशियो 3:1। नेक्स्ट है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चंस आते हैं कि आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को करके दिखाओ, ठीक है, क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहां पे किस तरीके से मिक्सिंग नहीं होती है। तो उसके लिए हमको दो कैरेक्टर लेके चलने पड़ेंगे, हम सीड के कलर को और सीड के शेप को लेके चलते हैं, जिधर येलो एंड ग्रीन कलर हो गया, राउंड एंड रिंकल्ड, ये इनका शेप हो गया। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम लेके चलते हैं। लास्ट में क्या होता है, हमें पता चलता है इधर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही होता है, जो भी कैरेक्टर्स हमने लिए वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी बुक में फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे तो 4 बन गए हैं, ये रहे पिताजी, ये है माताजी, ठीक है। हमें पता है जब पेरेंट्स का क्रॉस होता है, ठीक, पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का क्रॉस होता है, सॉरी, तो यहां से क्या होगा, बेबीज का फॉर्मेशन होगा। तो इधर से आया गैमीट, सबसे पहले गैमीट किससे मिलेगा, हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोमल होते हैं, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो हम पूरी बात इसी एक सेक्स क्रोमोसोम की करेंगे, ये XY और ये इनका XX। सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, XY एंड XX की। तो इधर से क्या हो गया, सब चीज डिपेंड करती है, बेबी गर्ल होनी है या बेबी बॉय होना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फादर पे, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, जो डिफरेंस आना है वो इन्हीं से आना है। मदर का होमोजाइगस है, तो इधर से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल। जिसमें X क्रोमोसोम रहता है वो मदर की तरफ से रहता है, X और Y जो बदलता है वो फादर की तरफ से बदलता है। तो अगर इनका पिताजी का X क्रोमोसोम और इनका X क्रोमोसोम आया तो गर्ल होगी, ठीक है,
इधर दिया हुआ है बेबी गर्ल हुई और फिर इनका एक्स और इनका एक्स मिलता है तो एक बार फिर से क्या होती है, बेबी गर्ल होती है। अगर ये वाई और इनका एक्स मिला तो बेबी बॉय होगा और इधर फिर से वाई और फिर से एक्स मिला तो बेबी बॉय होगा। तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, बस सारे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़िए। पेन पेपर फोकस तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी बार भी देखेंगे इसको कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पेन और पेपर होगा तो इसको बार बार ड्रॉ करो। बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कुछ नहीं, आप दिन का आधा घंटा भी अगर इस चीज को देते हो तो आपके हर एक क्वेश्चन डायग्राम बेसिस के क्लियर हो जाने हैं। चाहे वो क्वेश्चन बेस्ड आएगा डायग्राम, या फिर लेबल्ड करने को आएगा, या फिर डायग्राम ड्रॉ करने को ही आएगा। पेन पेपर को लीजिए, फोकस को रखे रहिए अपने पास और सारी चीजें अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, फिर कुछ एसएसआर रीजंस भी कर लेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।